अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं आप सबके। आज मैं आप सबके लिए कोवेलेंट बॉन्डिंग का पार्ट 2 लेके आया हूं। हम लोगों ने कोवेलेंट बॉन्डिंग का पार्ट 1 डिटेल में पढ़ा था। एलिमेंट्स की किस तरह से कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, जैसे डायटोमिक एलिमेंट्स थे, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एग्जाम्पल्स, एज वेल एज कंपाउंड्स में सच एज वाटर, मीथेन एंड ईथीन वगैरह की किस तरह से बॉन्डिंग होती है। हम लोगों ने वो सब पढ़ा था विद द हेल्प ऑफ डॉट एंड क्रॉस डायग्राम्स। एंड मैंने आपसे कहा था कि आप मुझे बताएंगे कि ईथीन का स्ट्रक्चर किस तरह से आप बनाएंगे, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। सो आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आई होंगी चीज़ें। तो अब हम पढ़ेंगे और मज़ीद डिटेल में इनके स्ट्रक्चर्स और प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं कोवेलेंट बॉन्ड्स की इन कोवेलेंट बॉन्डिंग पार्ट 2। जितने भी चैप्टर्स हमने कवर कर लिए हैं प्रीवियसली अप टिल कोवेलेंट बॉन्डिंग, इन सब के नोट्स अवेलेबल हैं। You can order us through the email which is provided to you, that is islamiclearningcorner@gmail.com, as well as we have Islamic Learning Corner ILC Academy Facebook पेज। इस पे भी आप हमको इनबॉक्स कर सकते हैं, तो आपको इंशाल्लाह डिटेल्ड में एक्सरसाइजेस के साथ नोट्स अवेलेबल होंगे। मूविंग टूवर्ड्स द चैप्टर ऑब्जेक्टिव्स। तो चैप्टर ऑब्जेक्टिव्स जो हमारे पास हैं, वील बी वर्किंग विद राइटिंग केमिकल फॉर्मूले ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स एज वेल एज कोवेलेंट कंपाउंड्स। मॉलिक्यूल्स के किस तरह से हम कोवेलेंट और कोवेलेंट कंपाउंड किस तरह से हम केमिकल फॉर्मूले लिखेंगे विद एग्जांपल्स, आई टीच यू दैट। Then we'll move on towards the more important topic, which is the structure and properties of covalent substances. इसमें हमारे पास दो तरह के structures होते हैं covalent में. Firstly, we'll be studying simple molecular substances with examples obviously, और उनकी properties क्या हैं. Then we'll study giant molecular structures और उनकी properties क्या हैं. कुछ giant molecular substances जो कि important हैं, we'll study them with the help of their physical properties such as diamond, graphite and silicon dioxide. So covalent bonding का ये जो part है, it is one of the most important parts of chemistry, and I उम्मीद करता हूँ मैं इस चीज़ के कि आप लोग डिटेल में समझेंगे, और अगर आप लोगों को ये समझ में ना आए, so you can always refer back to this video again, and especially the last 3 topics which are diamond, graphite and silicon dioxide. इसमें स्पेशली मैं आप लोगों के लिए वीडियोस, इलस्ट्रेशन लेके आया हूँ जो कि इनके स्ट्रक्चर पे बेहतर तरीके से रोशनी डालेंगी और आपको 3 डायमेंशनल में, दैट इज 3D में इनके स्ट्रक्चर किस तरह से होते हैं, I'll explain and I'll teach you that also. So these are the chapter objectives. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अब अपने कोवेलेंट बॉन्डिंग पार्ट 2। So the first topic is writing chemical formulae of molecules of elements. To write the chemical formula of a diatomic molecule, we simply add 2 to the subscript after the chemical symbol of that element. So molecules जो होते हैं, they are of same elements but they are chemically combined. Their atoms are chemically combined. They may be 1, 2 or more than. They may be 2 or more than 2. So if they are 2, so we just add a subscript 2 after the symbol. For example, ऑक्सीजन जो मॉलिक्यूल है उसमें 2 एटम्स हैं ऑक्सीजन के जो कंबाइंड होते हैं, so we simply add a subscript 2, O2. For a triatomic element, कोई ऐसा एटॉमिक एलिमेंट है जिसके 3 एटम्स केमिकली कंबाइंड हैं, we use the subscript 3. For example, in the case of ozone, जो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, उसका जो फॉर्मूला होता है केमिकल फॉर्मूला, इट इज
3 which is in the subscript. And for larger molecules, कुछ ऐसे molecules भी होते हैं जिनमें more than 3 atoms chemically combined होते हैं, तो सिंप्लिसिटी के लिए उनके जो केमिकल सिंबल्स हैं सिर्फ उन्हीं से रिप्रेजेंट करते हैं, सबस्क्रिप्ट में कुछ भी नहीं लिखते सिंप्लिसिटी के लिए. फॉर एग्जाम्पल सल्फर मॉलिक्यूल जो होता है हमारे पास, दैट यूजुअली कंटेन 8 सल्फर एटम्स विच आर केमिकली कंबाइंड, बट हम S8 नहीं लिखते. सिंप्लिसिटी के लिए वी ओनली राइट S which is coming up on your screen. कुछ आपके पास टेबल में नजर आ रहे होंगे कॉमन एलिमेंट्स हैं जो के जिनके एटम्स कंबाइन हुए हैं और उनका केमिकल फॉर्मूला जिस तरह से बताया गया है, ब्रोमीन, क्लोरीन, अप टिल ओजोन जो मैंने आपको बताया था, इट इज O3. सो देयर आर सम ऑफ द केमिकल फॉर्मूलाज ऑफ सम मॉलिक्यूल्स. Moving further towards writing chemical formulae of covalent compounds, in most cases we can derive the chemical formula from its chemical name. Chemical name के through जो है हम derive कर सकते हैं chemical formula. Most of the cases इसी तरह से होता है covalent compounds के cases में. जो नेम होता है केमिकल कंपाउंड का, कोवेलेंट कंपाउंड्स का, यूजुअली वो हमको बता देता है कि कितने एलिमेंट्स इसके अंदर प्रेजेंट हैं. जब मैं आपको अभी एग्जांपल्स बताऊंगा यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर. और इसके साथ साथ हमको वो नेम में प्रीफिक्सेस का भी पता लग जाता है. किस तरह से? आई लेट यू नो दैट ऑल्सो. प्रीफिक्सेस क्या होते हैं? प्रीफिक्सेस टेल अस अबाउट द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन दैट एलिमेंट. दे मे बी 1, दे मे बी मोर देन 1. अगर 1 होते हैं तो कोई प्रीफिक्स नहीं लिखा होता. अगर एक से ज्यादा होते हैं तो प्रीफिक्सेस लिखे होते हैं एज दे आर शोन ऑन योर स्क्रीन ऑन द टेबल. अगर मोनो होता है तो 1 होता है. जनरली मोनो लिखा नहीं जाता, कुछ केसेस में लिखा भी जाता है. फॉर एग्जाम्पल कार्बन मोनोऑक्साइड है, सो ऑक्सीजन हैज 1 एटम हियर, इट इज मोनो. इन केस ऑफ 2, 3, 4 वी हैव डाई, ट्राई एंड टेट्रा. दीज आर द प्रीफिक्सेस विच इज यूज्ड इन द केमिकल फॉर्मूला, जिससे हमको पता लग जाता है कि कितने एटम्स होते हैं. we'll do some examples, precisely a couple of examples. Detailed examples आपको notes में भी मिल जाएंगी, you can always order them. First example is of carbon dioxide. So first element जो है इसमें हमारे पास, इसमें कार्बन है. हमने एज्यूम किया है कि इसमें एक ही एटम है क्योंकि कोई और चीज नहीं लिखी हुई. जैसे मैंने आपको बताया था एक एटम में या तो मोनो लिखा होता है या कुछ नहीं लिखा होता. सो कार्बन में हमने एज्यूम किया है सिंस इट कंटेन्स ओनली 1 एटम्स बिकॉज देयर इज नो अदर थिंग स्टेटेड. इन डाइऑक्साइड वी कैन सी अ प्रीफिक्स डाई which means 2 and oxide means oxygen. So 2 will come on the subscript on the right side of oxygen symbol. So the chemical formula will become CO2. एक और एग्जांपल देखते हैं which is डाइनाइट्रोजन मोनोऑक्साइड. सो अगर हम ये देखें तो इसमें हमारे पास नाइट्रोजन और ऑक्सीजन भी बताया गया है और साथ साथ दोनों के प्रीफिक्सेस भी बताए हैं. नाइट्रोजन के साथ डाई लगा है, ऑक्साइड के साथ मोनो लगा है. सो द 2 विल कम टुवर्ड्स द सबस्क्रिप्ट ऑन द राइट साइड ऑफ द एन. और O के साथ हमें लिखने की जरूरत नहीं होती क्योंकि हमने जनरल रूल्स पढ़े हैं जिनमें सबस्क्रिप्ट 1 होता है. इट इज नॉट नीडेड टू राइट. सो द केमिकल फॉर्मूला ऑफ डाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड वुड बी N2O. Moving further towards a more important topic, that are the structures of covalent compounds. And there are 2 types of structures basically. They are simple molecular structures and there are giant molecular structures. So firstly we'll be studying simple molecular structures. Covalent molecules may exist as simple molecule or giant molecule, जो मैंने आपको सब बताया था. Based on their structures and bonding, they differ in physical properties. Chemical properties इनकी almost same ही होती हैं, but physical properties depend on their structure and bonding.
तो देर आर टू डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स और दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं. वील स्टडी बोथ ऑफ देम इन डिटेल हियर. Most covalent substances such as bromine, iodine and methane exist as simple molecules. कुछ एग्जांपल्स आपको दी गई हैं ब्रोमीन, आयोडीन एंड मीथेन की. सिंपल मॉलिक्यूल्स होते हैं. सिंपल मॉलिक्यूल्स क्यों कहलाते हैं? आई विल टेल यू व्हेन आई विल टीच यू वन बाय वन in detail. So firstly we'll be studying bromine. Within each bromine molecule, bromine atoms are held together by strong covalent bonds. जो ब्रोमीन मॉलिक्यूल है, जो उसके ब्रोमीन टू ब्रोमीन एटम के दरमियान जो बॉन्ड्स होते हैं, दे आर कोवेलेंट बॉन्ड्स एंड कोवेलेंट बॉन्ड्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स. बट ब्रोमीन मॉलिक्यूल्स के दरमियान भी फोर्सेस होती हैं. दे आर कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एंड दे आर वेरी वीक. They are also called van der Waals forces because van der Waals साइंटिस्ट था जिसने ये आइडेंटिफाई की थी. तो मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्सेस होती हैं, दे आर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस. एंड मॉलिक्यूल्स आपस में जो कंबाइन होते हैं, दैट आर विद द हेल्प ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स. So you will have to understand it very clearly that intermolecular forces are different thing and covalent bonds are different thing. The weak intermolecular forces can be easily overcome. Intermolecular forces क्योंकि कम होती हैं, तो very little amount of energy is needed to break them. It is a common mistake जो मैंने आपको बताई थी. It is a common mistake to think that the covalent bonds must be weak because simple molecules have low melting and boiling point. It's because of intermolecular forces. तो ये common mistake है. जनरली जो सिंपल मॉलिक्यूलर सब्सटेंसेस है, एक फिजिकल प्रॉपर्टी मैं उनकी अभी बताता चलूँ आपको, डिटेल में मैं आगे बताऊंगा कि इनके जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं, दे आर वेरी लो. सो जनरली स्टूडेंट्स थिंक एंड दे मेक अ मिस्टेक हियर कि इनके कोवेलेंट बॉन्ड्स वीक हैं, तो इस वजह से लिटिल एनर्जी प्रोवाइड की जाती है, तो वो बॉन्ड्स ब्रेक हो जाते हैं. बट आई टोल्ड यू अर्लियर, covalent bonds are a different thing and intermolecular forces are a different thing. आपके स्क्रीन पे एक डायग्राम नजर आ रही होगी ब्रोमीन मॉलिक्यूल्स की, जो आपस में ब्रोमीन मॉलिक्यूल्स हैं, दे आर स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स. बट जो डॉटेड लाइंस आपको नजर आ रही हैं यहाँ पे, दे आर वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस. दीज आर इजीली ब्रोकन. Weak intermolecular or van der Waals forces, but strong covalent bonds are not easily broken. इनके लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इस वजह से होते हैं कि सिर्फ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अगर ब्रेक कर दी जाए तो मेल्टिंग एंड मेल्ट या बॉयल हो जाते हैं. तो इसी वजह से इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स लो होते हैं in case of simple molecular structures. Moving further towards the second example, which is of iodine. It has a purplish black color. Iodine हमने बहुत ज़्यादा पढ़ा है in kinetic particle theory also when we studied sublimation, in separation and analysis also when we studied separation through sublimation, because iodine, when it is heated, it sublimes to form a purple gas. Sublimation, it means that from solid it directly converts to gas without even converting to liquid. So it is a diatomic molecule जो, और इसका chemical formula है, it is I2, and you can see in the diagram which is coming on your screen, okay, between the two atoms they are covalently bonded and they are very strong bonds, but between these molecules, the dotted lines which are shown, they are weak van der Waals forces between molecules of iodine. It is same which was in the case of bromine. Within each iodine molecule, the iodine atoms are held together by strong covalent bonds, which is shown with the help of dot and cross diagram also. But the forces between the molecules that are van der Waals forces, they are very weak. Moving towards our third example, which is of methane. It is same as of iodine and bromine.
इनकी जो कोवेलेंट बॉन्डिंग है दैट इज अ कार्बन एटम कोवेलेंटली बॉन्डेड विद 4 हाइड्रोजन एटम्स, एंड these covalent bonds in which carbon and hydrogen atoms are bonded, they are very strong bonds, but the weak intermolecular forces as shown with the help of dotted lines, they are very weak. Now we'll be studying physical properties of simple molecular structure. Firstly, they have low melting and boiling points, जो मैं आपको बता चुका हूं पहले. क्यों? Because their intermolecular forces are very weak, due to which most of these compounds like iodine, bromine, methane, they exist as liquids or gases at room temperature. Solids इसीलिए नहीं होते क्योंकि इनके जो intermolecular forces हैं they are very weak. इसी वजह से इनके melting and boiling points भी लो होते हैं. आपको एक टेबल नजर आ रहा होगा अपनी स्क्रीन पे, कुछ कॉमन सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स हैं जिनके आपको मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स नजर आ रहे होंगे. मोस्टली दे आर इन माइनस. सिर्फ एक एक्सेप्शन है हमारे पास, दैट इज ऑफ वाटर. क्यों? बिकॉज वाटर हैव हाइड्रोजन बॉन्ड्स. हाइड्रोजन बॉन्ड्स हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर डिफरेंट एज कंपेयर टू द कोवेलेंट बॉन्ड्स. हाइड्रोजन बॉन्ड्स ये होते हैं जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, दे हैव H2O chemical formula, and बहुत सारे molecules जो हैं जो hydrogen and oxygen are attracted with the help of hydrogen bonds. The force of attraction here is called hydrogen bonds because they have much stronger molecular intermolecular forces as compared to the simple molecular structures. इसकी वजह से water का जो आपको melting and boiling point नजर आ रहा होगा, it is much higher in the positive value as compared to the other, which are carbon dioxide, chlorine, hydrogen, methane, and oxygen. They are all in negative as compared to water because it contains hydrogen bonds. Most covalent molecules are insoluble in water and soluble in organic solvents. ये भी एक इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है. एक कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स जो हैं जो सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स रखते हैं, दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट दे आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, एंड दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की प्रॉपर्टी अगर हम देखें, दे डू नॉट कंडक्ट. व्हाई? बिकॉज दे डू नॉट हैव एनी फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स और आयंस. कंडक्टिविटी के लिए, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए हमेशा फ्री इलेक्ट्रॉन्स का होना जरूरी है, बट they do not contain any free electrons. That is why they do not conduct electricity with the exception of graphite. But graphite is a giant molecular structure. I'll tell you in detail with the help of 3D illustration there also. So moving towards the next slide, we have the second type of structure, that is giant molecular structures of covalent bonds. So अब इसमें हम पढ़ेंगे giant molecular structures. Some molecules exist as giant network of atoms that are covalently bonding. Simple molecular structures में हमने पढ़ा था कि mainly diatomic molecules होते हैं, उसमें simple या smaller molecular structures में होते हैं, but there are some molecules जो giant network बनाते हैं, they are said to have giant molecular structures. And they are diamond, graphite, and silicon dioxide, which is mainly a constituent of sand. Sand में mainly पाया जाता है silicon dioxide, which is also called silica. Graphite normally pencils में use होता है, electrodes में use होता है, and diamond we all know it's a gemstone, and also it's used for cutting tools. ये सब चीजें हम पढ़ेंगे. They are giant molecular structures. One by one we'll be studying them, but first we'll study their physical properties. एक और चीज मैं आपको बताता चलूं, diamond and graphite are allotropes of carbon. Allotropes means they are different forms of carbon. एक हमने चीज पढ़ी थी isotopes, एक चीज होती है allotropes. एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमने isotopes पढ़े थे जिनमें डिफरेंट न्यूक्लियन नंबर होते हैं, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होता है उनके. बट एलोट्रोप्स जो होते हैं, दे आर द सेम थिंग बट दे आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कार्बन.
such as diamond and graphite. Moving towards the physical properties of giant molecular structures, they have high melting and boiling point. क्यों? क्योंकि उनके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस एग्जिस्ट नहीं करती मोस्ट ऑफ द जाइंट मोलिकुलर स्ट्रक्चर्स में. मोस्ट ऑफ द, नॉट ऑल, most of the giant molecular structures only contain covalent bonds. And I told you before also, covalent bonds are very strong. जो simple molecular structures थे उनमें intermolecular forces भी exist करती थी, and that's why कम एनर्जी चाहिए होती थी in order to melt or boil them, because weak intermolecular forces थी. But in giant molecular structures we do not have intermolecular forces. Most of the time we only have covalent bonds, and these bonds are very strong. That is why very high amount of energy is required to melt or boil them. That is why they have high melting and boiling points. Moreover, they all conduct no electricity except for graphite, because जैसे मैंने आपको बताया इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए वी नीड टू हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स. सिर्फ ग्रेफाइट एक ऐसा जाइंट मॉलिक्यूलर सब्सटेंस है जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कंडक्ट कर सकता है इलेक्ट्रिसिटी. अदरवाइज नो अदर जाइंट मॉलिक्यूलर सब्सटेंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. Giant molecular structures generally they are insoluble in both water and organic solvents. Water में insoluble होते थे simple molecular, but they were, most of them were soluble in organic solvents. But जो giant molecular structures हैं they are not soluble in both water and organic. Why? Because giant molecular structures में atoms are held together by strong covalent bonds. इसकी एक और चीज भी कंक्लूड कर सकते हैं इससे आप, since the bonds are very strong and there are no intermolecular forces, therefore at room temperature most of the giant molecular structures and substances are solids. ये केस नहीं था simple molecular substances में, they were mostly liquids or gases such as methane. But in terms of giant molecular substances, since they are binded together with the help of strong covalent bonds, therefore they are solids. as well as अगर इनको हम किसी भी सॉल्वेंट में डालें, आइदर वाटर और ऑर्गेनिक, जो सॉलिड मॉलिक्यूल्स हैं उनमें इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि वो कोवेलेंट बॉन्ड्स को ब्रेक कर सकें. जब उनमें इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, therefore they are not soluble in both water and organic solvents. अब हम आते हैं वन बाय वन. जैसे मैंने आपको बताया था, हम 3 बड़े स्ट्रक्चर्स, जाइंट स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे. वन was diamond, then graphite, and then silica, that is silicon dioxide. We'll be starting with diamond. Diamond is one of the allotropes of carbon. ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ. It is one of the form of carbon. It is used as a gemstone. ये भी मैं आपको बता चुका हूँ. And also it is used to make the tips of drills and cutting edges of other tools, because it is very very hard, exceptionally hard होता है diamond. Why? Because it is a giant molecular structure with very strong covalent bonds. That is why it is hard, as well as it has a very high melting and boiling point. आपको नजर आ रहा होगा स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन आपकी स्क्रीन पे. एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है कार्बन का. एक कार्बन एटम in turn combined with 4 other carbon atoms. एक कार्बन एटम है वो 4 अदर कार्बन एटम्स के साथ कंबाइंड होता है. इसमें आपको अगर क्लियर नहीं हो रही होगी पिक्चर, देन आई विल शो यू अनदर वीडियो हियर इन विच इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा. अभी फिलहाल के लिए इतना है कि एक कार्बन एटम इज टेट्राहेड्रली बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन एटम्स एंड इन रिटर्न दे आर बॉन्डेड टू 4. इस तरह से 3D स्ट्रक्चर बनता है इसका, which I'll show you. Don't worry about that. Diamond is hard and has a high melting point. I told you, because of the very strong covalent bonds. This is because the structure has 1 carbon atom covalently bonded to 4 other carbon atoms, which in turn are bonded to 4 more carbon atoms. In this way, covalent bonding hoti hai inki, and they are very hard to break. This forms a 3-dimensional structure.
In the diamond structure, all the outer electrons of the carbon atom are used for bonding. It is an important part. जितने outer electrons हैं diamond के structure में, they are used for bonding. As a result, कोई भी free electron नहीं बचता. जब free electron नहीं होता, you should now memorize this. Free electron absence है, it means no electrical conductivity. Electrically conductive नहीं होता डायमंड. अब मैं आपको लेके चलता हूं डायमंड की 3D इलस्ट्रेशन पे. जो कि आपको इस वक्त स्क्रीन पे नजर आ रही होगी. दिस इज द टाइप ऑफ कार्बन फॉर्म विच इज डायमंड. आपको नजर आ रहा होगा ग्रीन लाइन से, जो कि टेट्राहेड्रली चार कार्बन आपस में कनेक्टेड हैं इस तरह से. दैट इज कॉल्ड द 3D स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड, इन विच वन डायमंड इज इन टर्न बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन एटम्स. तो इस तरह से आपको 3D स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया गया है. दैट इज ऑफ डायमंड. Moving towards the structure and properties of graphite. Graphite is another allotrope of carbon. It is soft, slippery, fairly unreactive and a very good conductor of electricity. क्यों होता है ये soft and slippery and क्यों है conductor of electricity? ये सब चीजें हम इसकी physical properties से देखते हैं. It is often used to make inert electrodes and dry lubricant. Electrodes वो होते हैं जो normally use होते हैं electrolysis में. I'll teach you electrolysis और उसमें आपको डिटेल में समझाऊंगा inert electrodes क्या होते हैं. Dry lubricants को बनाने के लिए भी graphite काम आता है. Also it is used to make pencil lead. जो lead होती है pencil जिसकी मदद से हम लिख रहे होते हैं. It is a combination of graphite with clay. तो इन दोनों का मिक्सचर होता है हमारे पास पेंसिल में. सो देयर आर न्यूमरस यूजेस ऑफ ग्रेफाइट एंड इट्स स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ डायमंड. आपको क्योंकि नजर भी आ रहा होगा स्टार्टिंग में, इट इज सॉफ्ट एंड स्लिपरी. डायमंड स्लिपरी नहीं होता, ग्रेफाइट होता है. तो व्हाई इट इज सॉफ्ट एंड स्लिपरी, इसका स्ट्रक्चर हम देखते हैं. आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा. देयर आर एक्चुअली लेयर्स ऑफ कार्बन एटम्स एज कंपेयर टू डायमंड जहां पे लेयर्स नहीं थी. और जैसे कि मैंने आपको बताया कि मोस्ट ऑफ जाइंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स ऐसे होते हैं जिनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एग्जिस्ट नहीं करती, बट यहाँ पे करती हैं. ग्रेफाइट में करती हैं. तो ग्रेफाइट में हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, दैट इज वैन डर वाल फोर्सेस ऑल्सो बिटवीन दीज लेयर्स. इस तरह की हॉरिजॉन्टल लेयर्स होती हैं इसमें. आपको 3D इलस्ट्रेशन के थ्रू भी मैं समझाऊंगा. और लेयर्स के दरमियान वैन डर वाल फोर्सेस होती हैं. और लेयर्स में every carbon atom is covalent bonded to 3 other carbon atoms. So as we see, it has a very high melting and boiling point. This is because each carbon atom is covalently bonded, जैसे मैंने आपको बताया, to 3 more carbon atom, which in turn are bonded to more carbon atom. Layer form होती है इस तरह से. Layers are formed. Continuous layers of hexagon are formed. ग्रेफाइट इज सॉफ्ट एंड स्लिपरी. मैंने बोला था आपको, मैं आपको बताऊंगा क्यों. वाई? बिकॉज द लेयर्स ऑफ कार्बन एटम्स, जो लेयर्स हैं, दे आर हेल्ड टुगेदर बाय वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस. जब हम इस पे फोर्स अप्लाई करते हैं, वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ब्रेक हो जाती हैं एंड दीज लेयर्स कैन स्लाइड ओवर ईच अदर. दैट इज वाई we infer that graphite is soft and slippery. Slippery because the carbon layers slide over each other upon application of force. And since we know that each carbon atom is covalently bonded to 3 more carbon atoms in graphite, so there is one electron which is free. 4 कार्बन एटम्स के साथ अगर बनाएगा इन केस ऑफ डायमंड, तो उस केस में कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं बचता. बट ग्रेफाइट के केस में 3 कार्बन एटम से बनाया है कोवेलेंट बॉन्ड, सो 1 इलेक्ट्रॉन इज फ्री. फ्री इलेक्ट्रॉन मीन्स दैट graphite will conduct
electricity. So only allotrope of carbon and only giant structure which conducts electricity is graphite because of the availability of free electrons. अब आपको 3D स्ट्रक्चर दिखाता चलूं मैं ग्रेफाइट का. जैसे आपको नजर आ रहा है हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है एंड देयर आर 4 लेयर्स. इस तरह की न्यूमरस लेयर्स होती हैं बट इसमें 4 लेयर्स हैं. और आपको देखें ऑन एप्लीकेशन ऑफ फोर्स द पार्टिकल्स नाउ आर वाइब्रेटिंग एंड दे इवेंचुअली स्लाइड ओवर ईच अदर बिकॉज इनकी दरमियान जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज हैं बिटवीन द लेयर्स दे आर वेरी वीक. सो इस वजह से they can slide over each other. Now we'll move on towards the next topic, which will be our last topic, that is structure and properties of silicon dioxide, which is mainly called as silica. Silicon dioxide is commonly known as silica. जैसे मैंने आपको बताया था, it is a constituent of sand, can be found in sand. It is often used to make glass due to its hardness and high melting point. क्योंकि ये एक giant molecular structure है तो इसका melting point भी high होगा and it will be hard also. That is why it is used to make glass. Similar structure है इसका diamond के respect से. जैसा कि आपको अब इसका स्ट्रक्चर नजर आ रहा होगा, इट्स केमिकल फॉर्मूला इज SiO2. तो सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन का जो कॉम्बिनेशन है दैट इज कॉल्ड सिलिकॉन डाइऑक्साइड. तो इसमें नजर आ रहा होगा सिलिकॉन इज बॉन्डेड टू 4 ऑक्सीजन एटम्स एंड इन टर्न एवरी ऑक्सीजन एटम इज बॉन्डेड टू 2 सिलिकॉन एटम्स. ये आपको इसमें नजर आ रहा होगा. इसके नतीजे में सिलिका बनता है. वी मूव टूवर्ड्स द properties of silicon dioxide. High melting and boiling point as obvious because it's hard and it has covalent bonds which are very hard to break. Each silicon atom is bonded to 4 oxygen atom जैसे मैंने आपको स्ट्रक्चर में बताया and each oxygen atom is bonded to 2 silicon atoms. इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बनता है जो मैं आपको 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर भी दिखाऊंगा इसका. एंड in the silicon structure all the outer electrons of silicon and oxygen are used for bonding. बिल्कुल सिमिलर केस है जैसा कि डायमंड में था. तो कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है. दैट इज व्हाई since there are no electrons, free electrons left, so there is no electrical conductivity in the case of silicon dioxide. अब हम चलते हैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड के 3D स्ट्रक्चर की तरफ. अगर मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाऊं आपका इस सिलिकॉन का तो आपको ये नजर आ रहा होगा कि जो ईच सिलिकॉन एटम इज कंबाइंड टू 4 ऑक्सीजन एटम्स like this as it is shown in your screen, which means that it is tetrahedral in shape and also every oxygen atom is combined to 2 silicon atoms. इस केस में हमारे पास tetrahedral shape बनता है which is of silicon dioxide. So students, ये हमारा टोटल चैप्टर which is of covalent bonding कंप्लीट हो गया आज. इट कंसिस्टेड ऑफ 2 पार्ट्स. जो हमने फर्स्ट पार्ट पढ़ा था इट वाज अबाउट व्हाट इज अ कोवेलेंट बॉन्ड, व्हाट इज शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. डॉट एंड क्रॉस डायग्राम से हमने डायटोमिक एलिमेंट्स एज वेल एज कोवेलेंट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स पढ़े थे. डॉट एंड क्रॉस डायग्राम्स हमने इनकी देखी थी. नाउ इन पार्ट 2 वी डिस्कस देयर स्ट्रक्चर्स, देयर केमिकल फॉर्मूले, देयर प्रॉपर्टीज और जो 3 बेसिक जाइंट मॉलिक्यूलर सब्सटेंसेस हैं दैट आर डायमंड, ग्रेफाइट एंड सिलिकॉन डाइऑक्साइड. वी स्टडीड देम. इनकी 3D इलस्ट्रेशंस थ्रू वीडियो मैंने आपको दिखाई ताकि आपका कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाए इस हवाले से. स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल. आपकी सब्सक्रिप्शन से बहुत मोटिवेशन मिलती है मुझे. सो I'll be waiting for your subscription. Do like, share and comment as much as you can. You can also order the notes of every chapter we have discussed up till now through our email address as well as our Facebook page. You can inbox us and you can like our Facebook page also. So your comments and your sharing motivates me.
So I'll be waiting for that, and do subscribe my channel. Thank you and Jazakallah.